Hello dear students, welcome to Genesis. We are going to continue the chapter Economic Importance of Bacteria and Fungi. लेकिन आज के क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर. अब तक वी हैव अंडरस्टूड हाउ दे हैव हेल्प्ड अस इन आवर मेडिसिन इंडस्ट्री. बहुत सारी चीज़ें हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, जैसे कि वैक्सीन है, सीरम है, एंटीबायोटिक्स है. बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं विच इज़ फॉर आवर बेसिक सस्टेनेंस, क्या हम बिना बैक्टीरिया के सर्वाइव कर सकते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. रीज़न बीइंग, हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एंड वन ऑफ विच इज़ नाइट्रोजन. इसे न्यूट्रिएंट नहीं, बट इट्स अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट, बिकॉज बिना नाइट्रोजन के प्लांट्स प्रोटीन बना नहीं सकते. And this nitrogen is available in the air. हमें पता है एयर में almost 71% सिर्फ नाइट्रोजन है, so it should not be a problem. But there is a problem. The atmospheric nitrogen which is available, वो प्लांट यूज कर ही नहीं सकते हैं. So they basically have to wait for something by which they can convert this atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen, जैसे कि अमोनिया हो, नाइट्रेट्स हो, नाइट्राइट्स हो. And only when these compounds are available in the soil can they absorb it through the roots. So जितना भी नाइट्रोजन क्यों ना हो एयर में, it is of no use to the plants. लेकिन ये जो कन्वर्शन है ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये होता कैसे है? ये होता है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. These bacteria, they are found in the root nodules of leguminous plants. Leguminous plants हम किन्हें कहते हैं? जिनका रूट्स नॉर्मल नहीं, उसमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं. जैसे अगर ये एक नॉर्मल रूट है, देन द रूट्स विल हैव सम ट्यूमरस स्ट्रक्चर्स, ऐसे कुछ ग्रोथ्स, तब हम उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं. और उनके एग्जांपल्स जैसे कि सोयाबीन हो, राजमा हो, चना हो, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ. और उनके एग्जांपल्स में जैसे कि सोयाबीन है, राजमा है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स जो लेग्यूमिनस हैं. तो इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नोड्यूल्स, इनमें रहता है वो बैक्टीरिया. नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया. ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, मतलब इसकी दोस्ती इस प्लांट के साथ होती है, इसलिए बिकॉज दे बोथ बेनिफिट ईच अदर. बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है और प्लांट को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलता है, जिसके कन्वर्शन का काम ये बैक्टीरिया वहां बैठे बैठे करता है. Now, when the bacteria converts atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen, it mixes them in the soil. So basically, ये जो compounds of nitrogen है, they are not exclusively available to the leguminous plant. They now become available to all the plants, क्योंकि वो soil में है. So directly हो या indirectly हो, these bacteria they help in survival of all the plants. तो इस प्रोसेस को where the atmospheric nitrogen gets converted into compounds of nitrogen, इसे हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं. बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. एंड दिस कन्वर्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम. सो वी ऑलरेडी नो राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. लेकिन इसके बाद क्या होता है? All of this biological fixation converts atmospheric nitrogen into compound of nitrogen. लेकिन कौन सा compound? NO3 nitrates. These nitrates are now taken up by plants from the soil, and from plants they can directly go back to the soil जब वो इन plants का death होता है, इनका decay होता है, और इन प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, जिनके डेथ के बाद दे आर अगेन रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. लेकिन क्या वो डायरेक्टली नाइट्रेट्स के फॉर्म में रिलीज बैक होते हैं? नो, दे आर नॉट रिलीज बैक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, दे आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. सॉइल में कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो किसी के साथ कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रहते हैं, दे आर फ्री इन द सॉइल. इनका भी फंक्शन क्या होता है? टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. तो मैंने दो तरह के बैक्टीरिया मेंशन किए, एक जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एंड दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट्स. अनदर बैक्टीरिया जो 5, मैंने आई हैव लेबल्ड इट एज 5, उनके एग्जांपल्स में है क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में ही रहते हैं, एंड दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अनदर फॉर्म जिसे कहा जाता है अमोनिया.
अब ये जो अमोनिया सॉइल में है, इसके दो सोर्सेस हैं, वन फ्रॉम द डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, another directly by these free living bacteria like Azotobacter and Clostridium. This ammonia is then converted into nitrite, another compound of nitrogen. और ये जो कन्वर्शन होता है, इसके लिए जो बैक्टीरिया की जरूरत होती है, they are called nitrosomonas bacteria. And then these nitrites are finally converted into nitrates by a set of bacteria जिन्हें कहा जाता है Nitrobacter. So हुआ क्या, अमोनिया अगर सॉइल में है, that will be converted into nitrite and finally वो भी कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में. And this entire step, जहां मैंने 3 steps दिखाए हैं, first conversion of ammonia into nitrite, which is in the presence of nitrosomonas bacteria, and conversion of nitrite into nitrate, which is in the presence of nitrobacter. इस पूरे स्टेप को कहा जाता है nitrification. So nitrification is basically conversion of ammonia directly into nitrate. ये स्टेप जब होता है, वी ऑलरेडी नो दिस कन्वर्शन इज एसेंशियल बिकॉज ये जो नाइट्रेट है, व्हेन इट इज अगेन अवेलेबल इन द सॉइल, इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता ही रहे, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स और इनटू अमोनिया, तब तो नेचर में, एटमॉस्फेयर में और एयर में नाइट्रोजन का क्वांटिटी इट शुड डिक्लाइन विथ टाइम, बिकॉज इतने सालों से ये प्रोसेस होता आ रहा है. But that does not happen, right? The percentage of nitrogen in the air remains constant. ये इसलिए हो रहा है because it's a cycle. जिस तरह नाइट्रोजन को compounds of nitrogen में convert किया जा रहा है, वैसे ही there is some method by which these compounds of nitrogen are broken down to release atmospheric nitrogen या molecular nitrogen, जिसे हम N2 कहते हैं. Well, that process is called denitrification. So जिस तरह nitrate which is available in the soil is constantly taken up by plants, some of it is also broken down and released back into atmospheric nitrogen. इस प्रोसेस को denitrification कहा जाता है. एंड इसके लिए जिस बैक्टीरिया की जरूरत होती है, that is known as Pseudomonas. So this is all about nitrogen fixation, जिसे कुछ भागों में पढ़ा जाता है. The first part is biological fixation. कौन करता है, जिसका एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम. देन इज द कन्वर्शन of this nitrate, and this nitrate is taken up by plants and animals, जिनके death and decay के बाद it is converted into ammonia and sent back to the soil. There is also another method by which ammonia is added to the soil, which is directly by bacteria like Azotobacter and Clostridium, जो इसी atmospheric nitrogen को ammonia में directly convert करता है. जो अमोनिया सॉइल में है उसे कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. एंड फाइनली जो नाइट्रेट सॉइल में है, they are used up by plants and animals, but they are also broken down to release atmospheric nitrogen back into the environment, so that there is a constant balance maintained in regards to the quantity of the nitrogen. और ये कौन करता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन. सो विद दिस वी अंडरस्टूड कि बिना बैक्टीरिया के प्रैक्टिकली प्लांट्स का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है. सो अगर हम लोग सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि वी कैन किल ऑल बैक्टीरिया, देन इट इज लाइक कॉलिंग योर डेथ. ये हो नहीं सकता कभी. Be it these nitrogen fixing bacteria or be it those good bacteria that are present in your gut, अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाए तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है. Now let us understand some more uses of bacteria in industries. Well, in industries बैक्टीरिया का यूज दो पर्पस के लिए किया जाता है. Number 1 is for tea curing. टी क्योरिंग मतलब टू ऐड फ्लेवर टू द टी. हमें पता है कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी अवेलेबल होते हैं और इनका डिफरेंस सिर्फ इनके फ्लेवर से होता है. दिस फ्लेवर कैन बी एडेड टू द टी बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया. तो जिस तरह के बैक्टीरिया को यूज किया जाता है टी क्योरिंग में, उसके हिसाब से डिफरेंट फ्लेवर्स डेवलप होते हैं. Another use is in leather tanning. Leather products are randomly available in the market, और हमें पता है कि leather is obtained from the skin of animals. लेकिन ये जो skin of animal है, it will have its soft tissue also attached to it. तो पुराने ज़मानों में the skin would be kept out in the sun, और sun में dehydrate करने के बाद जो भी tissue, living tissues थे, वो dead हो जाते थे. And then that product was used for making different items. But nowadays instead of keeping it out in the sun, हम इसे इंडस्ट्री में ही जस्ट बैक्टीरिया के यूज से करते हैं, जहां बैक्टीरिया उन टिश्यूज को डिकम्पोज कर देता है एंड द लेदर इज अवेलेबल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स. सो अब तक हमने बैक्टीरिया के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस और द प्रॉब्लम्स दैट दे कॉज फॉर अस.
जिसपे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पॉइलेज ऑफ फूड। वी नो दैट दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? सो इवन व्हेन यू कीप अ पीस ऑफ फूड आइटम आउट untouched, they are going to attack that food item and spoil it. इसमें से एक टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग का नाम है बॉट्यूलिज्म, जो बेसिकली कैंड फूड में मिलता है। सो ऑल कैंड मीट, कैंड फूड जो है, दे ऑल कम विद एन एक्सपायरी डेट। लेकिन अगर उस एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड हम उसे खाने की कोशिश करते हैं, देन वी थ्रो आवरसेल्फ टू दिस रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड बाय बॉट्यूलिज्म। ये बहुत ही डेंजरस है, एंड क्योंकि ये कैंड फूड में भी आता है, हो सकता है, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन अवेयर अबाउट दिस। फूड स्पॉइलेज को रोकने के लिए वी हैव डिवाइस सेवरल मेथड्स, जिनके बारे में वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल्स बट नॉट नाउ। पहले हम लोग अभी समझेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वेल, बैक्टीरिया डिजीज सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी कॉज करते हैं। सो इन प्लांट्स दे मेनली कॉज जो दो डिजीजेस वी हैव टू स्टडी, वन इज ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड एंड कैबेज, एंड द सेकंड वन इज ब्लाइट ऑफ काउपी। एनिमल्स में, मेनली रूमिनेटिंग एनिमल्स में, हम दो डिजीजेस देखते हैं। वन इज एंथ्रैक्स, जिसमें देयर विल बी स्वेलिंग इन द बॉडी एंड दिस रिड्यूसेस द मिल्क यील्ड ऑफ द कैटल, एंड द सेकंड वन इज बोवाइन ट्यूबरक्यूलोसिस। बोवाइन का मतलब है काउ, सो दिस इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर that gets caused in them. Human beings में we know there are so many different kinds of diseases that they cause, like whooping cough, cholera, tuberculosis, diphtheria, typhoid, pneumonia and tetanus. Now we come to the last topic, which is food preservation. देखो, फूड को प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स सदियों से we have been devising many ways, okay? यहाँ पे जो लिस्टेड हैं, these are the most common ways of preserving food. Number one, सबसे पहले boiling and heating. यहाँ हम किसी भी चीज को जैसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसे बॉईल करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 and 110 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैक्सिमम वो बैक्टीरिया मर जाते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट अगर बैक्टीरिया के स्पोर्स रह जाते हैं, देन टू किल देम यू जस्ट कैन नॉट बॉयल एट 110 डिग्री सेल्सियस, यू ऑल्सो हैव टू पुट देम अंडर हाई प्रेशर, जो कि प्रेशर कुकर हीटिंग में होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, प्लस उनके स्पोर्स भी खत्म हो जाते हैं। द सेकेंड मेथड इज सॉल्टिंग, जिसे क्योरिंग के नाम से भी कहा जाता है। बैक्टीरिया को सॉल्ट से बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज द मोमेंट यू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन देम, दे अंडरगो अ फिनोमेना कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है जहां उसके जो सेल्यूलर कॉन्टेंट्स हैं वो सारे श्रिंक कर जाते हैं अंडर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग मीट एंड पिकल्स को सदियों से प्रिजर्व करते हैं। द थर्ड मेथड इज डिहाइड्रेशन, विच इज सन ड्राइंग। जैसे हम लोग पापड़ बनाते थे पहले के जमाने में, by keeping the food items directly into the sun. सन में रहेगा तो excess of moisture निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, and as a result of which उसमें बैक्टीरियल अटैक हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज इरेडिएशन। इरेडिएशन इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां हम खाने को यूवी रेडिएशन से, माइक्रोब से फ्री करते हैं। देन इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जो मेनली मिल्क के लिए यूज होता है। इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहले आप मिल्क को एट अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, एंड हीट करने के बाद, एंड रिमेंबर वी हीट इट फॉर 30 मिनट्स, उसको हम इमीडिएटली चिल करते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम दो टाइप के बैक्टीरिया को किल करते हैं। हीटिंग के कारण दोज हु आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर वो मर जाएंगे, एंड इमीडिएट चिलिंग के कारण दोज हु आर नॉट सेंसिटिव टू हीट बट आर सेंसिटिव टू कोल्ड वो मर जाते हैं। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन। वी ऑलरेडी नो दिस इज अ प्रैक्टिस बाय विच हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी फ्रेश रख सकते हैं। अगर नॉर्मल रेफ्रिजरेशन की बात हो तो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन अगर डीप फ्रीजिंग की बात हो तो टेम्परेचर -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। द लास्ट मेथड इज एब्सोल्यूट यूज ऑफ केमिकल्स। जैसे पिकल्स या जैम्स हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, समटाइम्स वी यूज केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट। दीज आर प्रिजर्वेटिव्स, एंड ये प्रिजर्वेटिव्स अगर किसी फूड में मिक्स कर दिया जाए, देन देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट फूड। सो विद दिस हमने आज कंप्लीट किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास फंगी के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक माई टीचिंग, share it with your friends, subscribe my channel, and yes, do not forget to revise. Thank you.